हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि हालात अब किस तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने इस पिछले पूरे हफ्ते में जो कई, हालांकि वो हर दिन बहुत से बयान देते हैं, बहुत से लोग, उन्हीं के लोग उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन एक हॉर्मोज पर अपना दावा पेश कर दिया, बल्कि ये कह दिया कि ये अमेरिका का हिस्सा है। एक बाकायदा नक्शा उन्होंने जारी किया, और जिसको आज तक अमेरिकी किसी सरकारी किसी और आदमी ने, हत्ता के व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन ने भी उसको सेकंड नहीं किया है। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं वो भी किया। उसके बाद ये कह दिया कि अब जो मुल्क भी ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन पर हम पाबंदी लगा देंगे। यानी अब हमारे बस की नहीं रहा फौजी जंग लड़ना, और इस किस्म की बातें शुरू हो गई। और अभी जो बिल्कुल ताज़ा बात जो उनकी तरफ से आई है वो ये है कि ईरान राइट डील, यानी अमेरिका की पसंद का समझौता नहीं कर रहा है, और हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इराक का दौरा किया है। अबू मेहंदी अल मुहंदस और जो जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी स्टैचू पर जाकर के एहतराम जाहिर किया है उन्होंने। यानी वो एक ऐसा हो रहा है कि वो जो उन्होंने इन दोनों बड़े लोगों को, ईरान और इराक के लोगों को शहीद किया था, वो खुद एक यूनाइटिंग पॉइंट बन गया है, यानी अमेरिका के खिलाफ ईरान और इराक का। तो क्या कुछ है इस पूरे इलाके में। उधर सऊदी अरब और यमन के बीच उसी तरह से टकराव है। सऊदी अरब नहीं गुजार पा रहा है अपने जहाज बाबुल मंदब से। क्या कुछ है, हम समझने की कोशिश करेंगे नकवी साहब से। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ लगता है अब इस वक्त, क्या जहनी हालत है ट्रंप की, और हालात किस तरफ मोड़ लेते नजर आ रहे हैं। कासमी साहब, आदमी उन चीजों को एनालाइज कर सकता है जो कि मुस्तहकम हो, जिनका कि मालूम हो कि ये सोच समझ के एक स्टेटमेंट दिया गया है, लिहाजा उसके बारे में आदमी सोची समझी बातें करे। हम्म। लेकिन यहाँ तो एक अजीब और गरीब दीवानगी का आलम है, जो कि रोज सुबह दोपहर शाम एक नया फरमान जारी होता है, फिर उससे वो पीछे हटते हैं। और कायनात में मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है हम्म। जो कि इस सिचुएशन से खुश है, हम्म। और जिसकी समझ में आ रहा है कि ये अमेरिका को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अब देखिए, कोरियन वॉर से, कोरिया से खास रिश्ते रहे। मैं खुद वहां जा चुका हूँ। वहां मैंने ओकिनावा बेस देखी। ओकिनावा में बहुत से हिंदुस्तानी भी हैं, बल्कि ये पर्ल के जो ट्रेड है वो बहुत से हिंदुस्तानियों के हाथ में है। मैंने वहां देखा। जी। अब ओकिनावा में बेस है इनकी, उसमें कोई 25-30 हजार मरीन्स हैं, रहते हैं। 1% है ओकिनावा जापान की, जो पूरी जमीन है उसका 1% है। उसमें 70% जो है वो मरीन्स हैं। अब उनमें और लोकल लोगों में खलिशें होती रहती हैं, हम्म। वो दबा दी जाती हम्म। हैं। मसलन 1995 में ये हुआ कि एक ओकिनावियन यानी जापानीज लड़की को का मैस रेप किया मरीन्स ने। हम्म। बात खुल गई, हम्म। और ये हुआ कि साहब इसको यहाँ से हटाइए। इससे होते होते ये हुआ कि ये इस किस्म के किस्से वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। हम्म। और अब ट्रम्प साहब ने एक बिल्कुल अजीब चाल चली। अगर आपको याद हो, अपने पहले टर्म में भी इन्होंने वो नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ डायलॉग शुरू करने की बात की थी, लेकिन फिर वो, जैसे इनके और तमाम
इनके इनिशिएटिव्स हैं वो भी वैसे ही रह गया। अब एकदम से यानी अचानक आपने कहा है कि साउथ से नहीं, मेरा दोस्त तो वो नॉर्थ में है, किम योंग इल जो है वो मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलने वाला हूँ बहुत जल्दी। अब इसका क्या असर हुआ? जापान में चांसलरीज में सब लोग बैठ गए कि भाई देखो इसके मानी क्या है। कुछ सियोल में तो भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसकी इब्तिदा कहाँ हुई है? इब्तिदा ये हुई है कि क्योंकि ईरान फ्रंट पे इतना ज्यादा इन्होंने एग्जॉस्ट कर दिए अपने इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी। वो एग्जॉस्ट क्यों कर दिए इसका भी अगर आप कहिए तो लोगों को याद दिला दिया जाए। जी जी। आप जाइए अप्रैल 1 2024, इन्होंने अमेरिकन ने हमला किया, इजरायलीज ने हमला किया दमास्कस के में जो एक ईरानी कॉन्सुलेट थी उस पे, और उसमें कुछ जनरल्स कुछ ऑफिशियल्स उनको हलाक कर दिया। कोई जवाब नहीं दिया ईरान ने। कुछ हफ्तों के बाद कोई 300 ड्रोन्स उड़ा दिए गए। यहीं से ये जंग का रुख बदलता है और मेन वॉर से पहले लोग भूल जाते हैं इसे। उन्होंने फ्लोट कर दिए और कह दिया कि साहब ये 6 दिन के बाद वहां अपने अपने जहां टारगेटेड एरिया है वहां पहुंचेंगे। तो अरे आपने ऑपोजिशन से ये कह दिया कि भाई ये आ रहे हैं, अब इनसे तुम निपटो, 6 दिन के बाद ये तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। अब जनाब उन्होंने सब उड़ा दिए। अच्छा, उन 300 या नंबर में भूल रहा हूँ 600 थे कि 300, उसमें ये डमीज बहुत से थे, यानी वन वे जाते हैं जो, और उनके अंदर कोई खतरा नहीं है, कोई बम बम नहीं है। तो अब यहाँ उस पे आपने कह दिया कि हमारे 30 ड्रोन दौड़ रहे हैं। अब जहां यहाँ से इंटरसेप्शन शुरू हुआ, एक गिराया, मालूम हुआ डमी निकला, दूसरा गिराया वो भी डमी, और ये करते करते इस किस्म की हरकतें, यानी जहानत का इस्तेमाल वहां किया जहां के ये अपने बड़े बड़े असलहे लेके आए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसके बाद फिर वो जून में एक जंग छिड़ी, फिर फरवरी में बड़ी जंग छिड़ गई, फरवरी 28 को। इन सब तक आते आते अमेरिका बहादुर, जिसको कि हम सब समझते थे और बाव करते थे कि साहब ये तो इनएग्जॉस्टेबल, इनके पास तो वो जखीरे होंगे जिनकी की कोई इंतहा नहीं है। और ये मालूम यह हुआ साहब कि वहां जूते चल गए आपस में, ट्रंप में और हेक्सेट में, जो उनके मिनिस्टर फॉर वॉर अपने आप को कहते हैं। उन्होंने कहा था हमारे पास नहीं है कुछ, हमारे पास इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। ये सेंटकॉम के कमांडर ने भी कतर से ये अनाउंस किया। यानी अब आप और फरमाएं, दुनिया की 2 बड़ी पावर्स, एक रीजनल सुपर पावर इजराइल और एक दुनिया की बड़ी पावर अमेरिका, ये कह रही है साहब हमारे पास हथियार नहीं है। इसके मानी क्या हुए? जी जी जी। अब मानी तो ये हुए कि भाई मैं उसमें मैं बीच में थोड़ा सा आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि बात बीच में रह जाएगी। आप इतने लंबे अरसे से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ईरान, अमेरिका जो पूरी दुनिया को मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों में भी दुश्मनियां पैदा करके आर्म्स रेस करा करके अपने हथियार बेचने के लिए मशहूर रहा है, जिसकी इकोनॉमी आर्म्स इंडस्ट्री पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। कंज्यूमर गुड्स उतने नहीं बनाते जितना वो हथियार बनाते हैं। उस मुल्क के सामने ईरान की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही कि हमारे हथियार खत्म हो रहे हों या हम जंग लड़ने के लिए तैयार ना हो।
तो ये सिनेरियो क्या कभी सोचा भी जा सकता था? क्या ये अजूबा? नहीं, हाँ आपने जो सवाल उठाया है हाँ वो उस सवाल के अंदर ही एक पेंच है। जी जी वो ये कि जो हथियार बिकते थे हाँ वो हर सुबह मंगल, इतवार, जुमेरात, जुमा, वो हमेशा बिकते थे सऊदी अरेबिया के हाथ, यूएई के हाथ। जीसीसी ममालिक को डरा रखा था। एक हवा खड़ा किया गया था ईरान का, ये तुमको खत्म कर देगा, लेकिन हम तुम्हें खत्म ना होने देंगे, तुम ये खरीद लो। तो पहले तो साहब हर हर कोठी के ऊपर एक एवैक आ गया। तो अरे साहब वो बहुत खतरनाक है, उसके यहाँ बहुत चीजें आ गई, तो तुम ये भी खरीद लो। इन्होंने कुछ समझ बूझ के, कुछ जानते हुए कि ये बेचना चाह रहे हैं, कुछ उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए लोगों ने बेपनाह, जो कि आर्म्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो और जगह भी बिके, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जखीरा वो जीसीसी ममालिक में गया और उन्होंने उससे पैसे बनाए। और ये 1945 में जबकि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट और पहले बादशाह अब्दुल अजीज, जो कि जिन्होंने ये डायनेस्टी शुरू की सऊदी, सऊद बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने ये डील की थी साहब, खामोश बिल्कुल, कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे हमेशा, आप हमें हमेशा तेल देंगे। अब उसमें डिटेल्स थी, वो भी मैं कई दफे बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट करने में, जैसे कक्षा में, क्लासरूम में अक्सर चीजें रिपीट कर दी जाती है, वो ये है कि साहब लॉर्ड हैलिफैक्स थे बरतानिया के सफीर, उनको एक वो कॉन्वर्सेशन है, और मैंने वो ब्रिजेंस्की की किताब में पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था उसका डिटेल। उसमें यह था कि एक मैप है मिडल ईस्ट का, उसको रूजवेल्ट हैलिफैक्स को बता रहे हैं, द पर्शियन ऑयल इज योर्स, यानी पर्शियन ऑयल बरतानिया का है, इराकी ऑयल वी शेयर, वो हम तुम उस वक्त हिस्सा कर लेंगे, सऊदी ऑयल इज आवर्स, सऊदी तेल, यानी बिल्कुल दुनिया को उन्होंने कंट्रोल। 1945 की ये तस्वीर है, तब से ये रिश्ते चल रहे हैं। और उसके बाद तुम्हें सिक्योरिटी हमारी, अब वो सिक्योरिटी बन गई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा धंधा, उसका पूरा सस्टेनेंस इन्हीं से होने लगा। जब तक कि ये समझ में इनके नहीं आया कि भाई ये तो बिल्कुल खोखली चीजें हैं, कैसे एक वही ड्रोन वाले खेल से कि साहब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिस किस्म के हथियार बनाता है, वो शहरों को, मुल्कों को बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन जंग नहीं जीत सकते। आप देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, उसके बाद आप इराक देख लीजिए, 20 साल तक आप ऑक्यूपाई करके रहे अफगानिस्तान में, वहां देख लीजिए। अब आपने कहा कि नहीं साहब हम, अरे 10 साल से चल रही है सीरियन सिविल वॉर, जिसमें आप बाहर से पूरी तरीके से उसमें आप मुलव्विस हैं, और अब पता चला आपने ट्रेन किए, आपने बाकायदा, जिनको कि आपने मिलिटेंट्स कहा और टेररिस्ट कहा, वो आपने ट्रेन किए, वो बल्कि ये तो खैर अब बात बहुत ज्यादा उधर चली जाएगी। नहीं, इसलिए मैंने मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो नकवी साहब ने 1 अप्रैल 2024 को याद दिलाया है, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प था। उस वक्त मैंने ईरान से भी बात की थी और अपने नाजरीन को, दर्शकों को बताया था कि साहब ड्रोन छोड़े गए ईरान से और उनकी वीडियो जारी की गई बाकायदा। फिर वो जब वो इराक के ऊपर से उड़ रहे थे तब भी वीडियो जारी की गई, फिर सीरिया के ऊपर से उड़ रहे थे तब भी वीडियो जारी की गई। यानी इतना डराया गया इसराइल को कि वो सारे इंटरसेप्टर्स जो है वो उस पर छोड़ करके उन्होंने
एक तरह से अपनी जेब खाली कर ली, और असली जंग के टाइम पर अब ये हाल है कि जेब खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये बात कह रहा है अमेरिका बार बार। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक नहीं, अब ये किस्सा हाँ इसको आप जोड़िए हाँ साउथ कोरिया से। जी 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 यानी यहाँ तक कि जब यहाँ बिल्कुल जेबें खाली हो गई हाँ, तो आपके जो ट्रूप्स थे जी और आपके जो आर्मामेंट्स कमिटेड थे जी सोल में, हाँ साउथ कोरिया के तमाम इलाकों में हाँ आपने वो मंगाना शुरू किए। जी साउथ जी कोरिया ने प्रोटेस्ट किया जी कि जी भाई जी हमारा क्या होगा, हमारा वहां क्या। से आप ले आए यहाँ इधर। तो साउथ कोरिया ने भी हाँ इनसे फिर अपना दामन साफ करने लगे। जी और जी जब जी ये हुआ तो ये वो जापान से उन्होंने कंसल्ट किया। हम्म, जापान ने भी कहा भाई ये तो अजीब किस्सा हो रहा है। जब ये होने लगा तो आप जनाब उछले तो कहा अच्छा, अब इनके साथ जो हमारी एक्सरसाइजेज होती थी उनका एक खास नाम है, वो होने वाली थी, वो हम कैंसिल करते हैं। हम्म, इन्हें बिल्कुल बादशाहों की तरह उन्होंने फरमान जारी किया, वो हम कैंसिल करते, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। हम्म, और अब हम उससे दोस्ती करने जा रहे हैं। जी जी अब जी उससे जिससे दोस्ती आप करना चाह रहे हो तो वो भी तो राजी हो। जी उसने कहा भाई ये अजीब बात है, अभी हमें सोचना पड़ेगा। जी जी यानी जी उसने जी। ये नहीं कहा कि आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं, उसने कहा हमें हाँ, इसके बारे में ऐसा सोचना पड़ेगा। ट्रंप ने तो ईरान की भी बीच में कई बार तारीफ कर दी कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बड़े हाँ, रेजिलियंट हैं, बड़ा और हाँ, बहुत सस्ते हथियार बनाते हैं। अपने लोगों से कहा कि शायद 36 का कॉपी बनाओ, उन्होंने लुकास नाम से कॉपी बनाई, लेकिन वो उतनी सस्ती ना बन सकी जो ईरान हाँ, बनाता रहा है। अच्छा, इस जंग का एक पहलू जो आपने साउथ कोरिया वाली बात याद दिलाई, अभी इस वक्त जो बात हो रही है, ईरान की तरफ से ये धमकी है कि अगर आपने अब छेड़छाड़ की तो हम आपके यूरोप में मौजूद बेसिस को खत्म करेंगे, उन पर हमले करेंगे। तो इसके मानी तो तकरीबन ये हो रहे हैं कि आपने साउथ कोरिया से भी हथियार मंगा लिए, इंटरसेप्टर्स और मिसाइलें, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स। इधर वेस्ट एशिया में अक्सर फौजी अड्डे पहले ही ईरान तबाह कर चुका है। अब उसके हाथ हो गए रवां, अब वो जाएगा यूरोप में और वहां भी अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा। तो ये सुपर पावर तो बिल्कुल सुकड़ती चली जाएगी। कहाँ इस पर फिर कहाँ कौन भरोसा करेगा, कौन डरेगा। और यूरोप का मामला, वहां पे दो धारा तलवार चल रही है अब। हम्म यानी ये अगर वहां हमला करेंगे तो सबसे ज्यादा तालियां जो बजाएगा उस आदमी का नाम है व्लादिमीर पुतिन। जी जी क्योंकि जी पुतिन का यही है कि भाई तुम तो अभी तक इसको दे के इमदाद दे के यूक्रेन को हमें परेशान करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हमारा मुल्क डिवाइड हो जाए, तुम चाहते हो कि यहाँ अपराइजिंग हो जाए, तुम चाहते हो कि पुतिन जो है वो बिल्कुल वही चाह रहे हो जो हम्म तुम जो कि ईरान में तुम चाहते थे। हम्म, और जो तुम चाहते हो वो अक्सर होता नहीं है। जी जी लेकिन अगर इन्होंने ये कह दिया कि भाई हम यूरोप को तो लीजिए, फिर इस वक्त यहाँ पे तो एक अलायंस अनस्टेटेड बन गया हम्म, रशिया और ईरान में जी जी कि भाई जी लो हम तुम्हें ये बताते हैं, जाके उसको मारो। हम्म, क्योंकि वो सब तो परेशान कर रहे हैं रूस को, जी उसको जेलेंस्की को मदद दे देकर। तो बिल्कुल। एक अजीब और गरीब बहरान से गुजर रही है साहब दुनिया। हम्म कुछ कुछ पता नहीं, बल्कि मुझे इसके बारे में इल्म कम है हम्म कि सितंबर में जब यहाँ ब्रिक्स की समिट को चेयर करेंगे, प्रिजाइड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका रुख क्या होगा, वो हम्म क्या करेंगे। हम्म अभी से ये आवाजें आने लगी है कि आप अगर सही और बहुत ही अदबाना अगर आपने उनको प्रेसिडेंट को बांग्लादेश के इनविटेशन नहीं भेजा तो वो नहीं आएंगे। तो लीजिए आपकी ब्रिक्स की समिट जो आपके मातहती में हो रही है, यहीं से इरोड होना शुरू हो गई। और न हम्म जाने कौन कौन क्या जवाब देगा। अभी इन्होंने पेपर्स भेजे होंगे
तमाम या तैयार हो रहे होंगे, तमाम चांसरीज को वो पेपर पढ़े जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि साहब ये तो गलत है, आपकी पोजीशन क्या है। अभी ये अफसाना जो है, इसको खुलते खुलते बड़ा लुत्फ आएगा, तो बड़ा 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 दिलचस्प है। बड़ा अच्छा नकवी साहब, मैं याद दिला दूं कि अब तक जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंगें हुई हैं ब्रिक्स की दिल्ली में, उनमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका है। यानी ब्रिक्स की नाकामी दिल्ली में अब तक नजर आ चुकी है। और हमारे मोदी जी जो ब्रिक्स के बुनियादी मकासद में है, डॉलर से आज़ाद होना और कई चीज़ें, उसके हामी नहीं है मोदी जी। वो डॉलर के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। तो ये ऐसी हालत में तो ब्रिक्स में हमारी वो जो 36 इंच का सीना और विश्व गुरु वाली जो बात है, वो तो बिल्कुल गड़बड़ होती नजर आ रही है। अच्छा, मैं वापस जाना चाहता हूँ वेस्ट एशिया की तरफ। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ की विजिट हुई इराक में, देखिए एक चीज बिल्कुल सामने है। कई मुल्कों में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से ईरान ने बहुत कुछ तैयार कर लिया है। हमास से लेकर के हिजबुल्लाह, हजदल शाबी और आपका हूथी, जो बाकायदा एक सरकार है। अब इराक भी एक तरह से उस तरफ जा रहा है और सितंबर में, अभी तक शेड्यूल जो ऐलान किया गया है कि सितंबर में ही अमरीकी फौजें इराक से वापस जाने वाली हैं। इस सिनेरियो को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं पूरे इलाके? अभी रस्सा कशी हो रही है। आपको याद हो, अब से कोई एक एक दो हफ्ते पहले जैदी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, वो बाकायदा गए थे वाइट हाउस और उनको चुमकारा गया था कि भाई अब आप मुझसे रिश्ता तोड़िए, इधर आइए। तो कुछ इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन अब वो इतने अनरिलायबल दोस्त दिखाई दे रहे हैं तमाम लोगों को, यहाँ तक कि अपने आप को, कि अरे उन्होंने अपने घर में जो कर रखा है काजमी साहब। अभी मालूम आपको, एक खातून जो कि यहाँ की अफगानिस्तान की और ओरिजिनली हैं, वो सेनेट की सीट जीत गई हैं कैलिफोर्निया में। जी 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 जी। कौन वहाब उनका नाम है, पहला नाम, जी पहला नाम जी मेरे दिमाग से जी निकल जी रहा। जी अभी जी अभी जी अभी जी। परसों नरसों। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी 42 जोहरान ममदानी से इब्तिदा हुई, फिर गजाला हाशमी वर्जीनिया की जीती, फिर अभी मिशिगन में ये अब्दुल अल सईद जीते, फिर ये खातून जीती। कुल इस तरह से 42, इसको, यानी ये अगर सुनामी नहीं है तो क्या है, जी जी 42 कैंडिडेट्स जो कि सोशल डेमोक्रेटिक टिकट पे है, वही जोहरान ममदानी वाला टिकट, वही प्लेटफॉर्म, और वही फलस्तीनियों के हक में, सबके सब। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जीतते जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के खिलाफ जिनको कि आईपैक की तरफ से बेपनाह इमदाद दी जा रही। मसलन अब्दुल के खिलाफ, जो जो कि आईपैक सपोर्टेड कैंडिडेट था, वो पहले बात समझ लीजिए कि अभी जी ये जी। ये ये लड़ाई इस बात की है कि कौन कैंडिडेट होगा बिल्कुल। नवंबर के इलेक्शन में, नवंबर इसके लिए, सेनेट के लिए, जी 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 ये कौन हुआ। वो जिनको कि एपेक, यानी जो कि इजराइल लॉबी की मेन फ्रंट है, जी। पैसा देने वाली, बिल्कुल बिल्कुल। वो सबको जहां जहां उसका पैसा गया है, उसके ऑपोजिट जो गरीब कैंडिडेट था वो जीत गया है। जी 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 यानी अब एपेक का आलम ये है कि उसकी इमदाद टॉक्सिक दिखाई दे रही है। जी 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 हाँ, जी। लोग इसमें, वो पैसा खतरनाक नजर आ रहा है, उससे नुकसान हो रहा है कैंडिडेट्स को, उनका हारना यकीनी हो रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा, ये इसका मतलब तो ये हुआ, हमास की रेजिलियंस, ईरान की रेजिलियंस,
मजबूती से डटे रहना, हिजबुल्लाह की मजलूम हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह की हिजबुल्लाह खत्म रेजिलियंस, नहीं हुआ है। जी 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 बिल्कुल, हूथी अंसारुल्लाह की, ये सारे जिस मजबूती से लड़े हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया से तस्वीरें आई हैं गाजा से, उस सब के नतीजे में तो रजीम चेंज की पूरी कहानी, बल्कि नजरिया बदलने की कहानी पूरे वेस्ट में, खासतौर पर अमेरिका में बनती जा रही है। इसराइल से हमदर्दी जो है वो एक ऐप बन चुका है। तो ये तो बहुत बड़ी तब्दीली, क्या इसे और थोड़ा सा अगर आप इलाबोरेट कर सके। हिस्टोरिक, हाँ। ये टेक्टोनिक शिफ्ट है अमेरिका के अंदर। और मजे की बात यह है कि आप यहाँ के अखबारात उठाइए, यहाँ अपने भारतवर्ष के अखबार उठाइए और अपने टीवी को देखिए, कहीं जरा सा भी शायबा नहीं है कि कोई ये वो मुल्क है जिसकी गोदी में बैठने का यहाँ की फॉरेन पॉलिसी एलीट को शौक है। वहां इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं और उसका इतना सा तस्करा नहीं है यहाँ। यानी बिल्कुल वही के ऑस्ट्रिच की तरह सर अपना अगर तुम रेत में डाल दो तो तूफान आया ही नहीं। ये यानी वही है। यानी वो जो एक मिसाल है, बिल्कुल देहात की मिसाल है कि देग से ज्यादा चम्मच गरम। तो ये जो हम एक तरह से चम्मच हैं, हम उनकी, यानी उनकी जान बचाने के लिए हम यहाँ अपनी पब्लिक ओपिनियन को यानी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि वहां के लोग उन्हें हरा रहे हैं बाकायदा। तो ये बहुत ही अजीब एक ऐसी बड़ी तब्दीली है। अच्छा, ये अरब मुल्कों के पास अब क्या ऑप्शन रह गया, अरब हुकूमतों के, जबकि हॉर्मोज ईरान के हाथ में है, अमरीकी फौजी अड्डे तकरीबन खत्म हो चुके इस इलाके में। इन अरब हुकूमतों के लिए क्या ऑप्शंस बाकी बची हैं? देखिए, एक तो आपने देखा कि मक्का डिक्लेरेशन, मक्का डिक्लेरेशन के पीछे भी शौक जो है वो अमेरिका का है कि साहब इस तरह का अगर हो जाए तो उसको वो कई तरीके से देखते हैं। एक तो वो देखते थे अभी तो महज सुन्नी का चीज है, ले हो आ गया हमारा शिया सुन्नी का पोटेंशियल इसके अंदर है, लिहाजा अपना खुश खुश हो रहे हैं आपस में वहां कि साहब ये हो गया। अच्छा हुआ क्या, लेकिन इसमें तो ईरान मेन, ये पाकिस्तान मेन मुल्क है, मेन कंट्रीब्यूशन है उसका, क्योंकि वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर जिसके पास हैं। वो जो है वो अगर आप सन पुतली कीजिए तो वो चीन का ज्यादा दोस्त है बनिस्बत आपके। साफ है उसका। अभी आसिम मुनीर अभी आ जा रहे हैं तेहरान और इस्लामाबाद वापस हो रहे हैं। तो ये आपने कहाँ से तय कर लिया कि ये इसमें सारा एक बहुत बड़ा प्रेशर ये है कि सऊदी अरेबिया अगर एब्राहम अकॉर्ड में नहीं आता तो कम से कम इस रस्सा किसी में इसको ले लो, ताकि ये एक एक वो ग्रुप है जिसको कि हम कह सके कि हमारा है। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि उसमें एक तरफ तो तुर्की भी है, और तुर्की और अभी जूते चलने वाले हैं इजराइल के, अभी अभी अभी। तो और अगर ये नेटो का जो हिस्सा है वो अगर कहीं बिफर गया, क्योंकि आप चाह रहे हैं कौन, नेतन्याहू साहब यहाँ पे मुखिल हो रहा पूरी तरीके से सीरिया। सीरिया जो है वो एर्दोगान अपनी फिefdom समझ रहे हैं इस वक्त। तो यहीं पे सारा झगड़ा एक ये हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ये खेल बिखरा हुआ है और हम लोगों को पूरा मालूम नहीं है। मालूम इसलिए नहीं है कि बिल्कुल टोटल सेंसरशिप है इजराइल की इजराइल में कितनी तबाही हुई है। अब से कुछ हफ्ते पहले जॉर्ज गैलवे जो कि बरतानिया में लीडर है, अभी कुछ दिन पहले वो उसके पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने तो ये बयान दिया कि हालत वो है तेल अवीव की जो कि गाजा की है, लेकिन क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया है
और ये कह दिया है कि जो भी तस्वीरें लेता देखा जाएगा उसको 5 महीने की कैद बामुशक्कत। लिहाजा वहां की खबरें तस्वीरें नहीं आ रही। ये दुनिया, ये डेमोक्रेसी है, ये दुनिया में डेमोक्रेसी के हामी है सब। वहां के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें नहीं है। लिहाजा हमें मालूम, और ये जो झड़पें हो रही है ना कि इसराइल ने यहाँ हवाई हमला कर दिया, इसराइल ने वहां हवाई, तो इससे साइकोलॉजिकल असर व्यूअर और सुनने वाले पे ये होता है कि अरे भाई ये तो अपनी जगह पे है। इसका मकसद यही है क्योंकि वो नहीं है, लिहाजा ये दिखाने के लिए कि मैं अभी हूँ, ये एक दोगली चाल चली जा रही है। मेरा अपना समझना ये। जी 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 जी। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप जो है वो एक तरह से कंसीड कर चुके हैं कि फौजी तरीके से हम ईरान से नहीं जीत सकते। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने ये बात कही कि हम अब वार नहीं बल्कि इकोनॉमिक दबाव वाले रास्ते पर चल रहे हैं। यानी एक तरह से कंसीड किया उन्होंने। इधर इजराइल, नकवी साहब कह रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ तरीकों पर मुख्तलिफ सीरिया, कभी गाजा, कभी लबनान, ये जो हमले कर रहा है इजराइल, वो ये जाहिर करने के लिए कि मेरे पास अभी ताकत है, लेकिन हकीकत में ताकत नहीं है। इसीलिए वो ईरान के खिलाफ अब बयान भी नहीं दे रहा है। अब वो बिल्कुल दूर से खड़ा होकर देख रहा है, यानी वो अब ईरान से पंगा लेने की हालत में नहीं रहा है। नहीं, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि अमेरिका से होती रहे। हाँ, क्योंकि अगर कहीं मौका मिल गया ईरान को इनकी तरफ मुड़ने का, तो फिर ये वाकई में ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और इलेक्शन जो कि अक्टूबर में आने वाला है उसका, उसमें ये हार जाएंगे। लिहाजा ये भी दो चीजें याद रखिए कि 1 अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला है नेतन्याहू साहब का, और एक टेस्ट पे होंगे नवंबर में ट्रम्प और उनकी मेगा बेस। मेरे ख्याल में ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नवंबर के बाद बिल्कुल लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएं। और जैसे कि अभी जिस तरह से ये चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, एक जमाने में शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर, उसमें लियर जब पागल हो जाता है तो वो जंगल जंगल मारा फिरता है तकरीरें करता हुआ। तो बिल्कुल वही तस्वीर मुझको दिखाई दे रही है ट्रम्प साहब की। कोई कायदे की बात नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई सूझबूझ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अरे सर, ट्रम्प से 2 दिन पहले एक वीडियो आई, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन उसी में आपकी बात जोड़ रहा हूँ। एक रिपोर्टर ने सीधे कहा कि पिछले 3.5 साल में जो आपने अमेरिकनों से झूठ बोला है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो कहते नहीं, आपने झूठ बोला है, डिसऑनेस्टी की है अमेरिकन लोगों के खिलाफ। तो वो कहता है, कोई दूसरा रिपोर्टर से की तरफ इशारा करता है, तुम सवाल करो, यानी मेरे पास जवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल अजीब सूरत है वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आपको कोई कंक्लूड करते हुए अगर कोई बात कहना चाहते हो तो कुछ आखिर में नतीजे के तौर पर। बस यही है कि अभी बिल्कुल हर तरफ से एक स्टेलमेट है, स्टेलमेट सा दिखाई दे रहा है। अभी जो जंग जीतनी थी वो मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि जंग ईरान जीत चुका। जो हमास का मकसद था वो हमास का मकसद हासिल हो गया। हालांकि अभी फलस्तीनी स्टेट नहीं बनी है, चाहे 2 नेशंस, लेकिन जो अटेंशन मिल गया उन्हें, वो जिस तरीके से वो 7 अक्टूबर के हमले से जो अमेरिका के अंदर एक खलफिशार पैदा हुआ है, यानी ऐसा कि अमेरिका बिल्कुल रिकग्नाइजेबल नहीं है। ये चीजें जो हैं ये उस तरफ इशारा करती हैं जो कि बहुत बड़ी जीत हुई है उन लोगों की जो कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े थे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।